हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। दोस्तों, कल हम पोएम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में ऑन हिज ब्लाइंडनेस। मैं एक बार आपको फटाफट रिवाइज करा देता हूं। हमने क्या पढ़ा? ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम वॉज कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने इसे कंपोज किया था। और देखो, ये कंपोज की गई थी एक्चुअली एट द एज ऑफ 44 इन 1652। जो इनका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो वो 1608 से 1674 तक है। और 1652 में कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे जॉन मिल्टन। ये कल हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। और 1652 में जब ब्लाइंड हो गए तो उसके बाद इनको थोड़ा सा दुख हुआ, ग्रीफ हुआ, डिसअपॉइंटमेंट में आ गए, डिस्ट्रेस में आ गए कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। अब मैं अपना जो पोएटिक टैलेंट है, कविता लिखने का, राइटिंग पोएम्स, वो मैं अब यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो ही बिकेम वेरी सैड। उनको लगा कि अब मेरी आंखें चली गई है, अब ये मेरे लिए जो दुनिया है वो डार्क हो गई है, ये वर्ल्ड जो है डार्क हो गया है। ठीक है। तो फिर उसी दुख के अंदर इन्होंने जब लगा कि उनको, फिर इनके पेशेंस ने इनको कहा, कल हम बात कर रहे थे, पेशेंस ने कहा कि कोई बात नहीं, दे ऑल्सो सर्व गॉड हु स्टैंड्स एंड वेट फॉर द डिक्री ऑफ गॉड। वो जो लोग भगवान के आदेश की चुपचाप खड़े होकर के वेट करते हैं, वो भी भगवान की सेवा करते हैं। तो कहता है कि आप वेट करो और कुछ अच्छा करो। तो फिर वो क्या करता है, पोएम्स लिखना शुरू करता है वापस से। तो ऐसा माना जाता है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो पोएम थी ये 1655 में लिखी गई। 1655 में लिखी गई और इसको 1673, इनके मरने से एक साल पहले, इसको मिल्टन की जो पोएम्स थी 1673 पोएम्स, उसमें इसको पब्लिश करवाया गया। इसका शुरू में नाम ऑन हिज ब्लाइंडनेस नहीं था। इस पोएम का शुरू में नाम था, जो इस कविता की पहली लाइन है, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। उस नाम से ये पोएम थी। इस पोएम को 1671 में टॉमस न्यूटन ने नाम दिया था ऑन हिज ब्लाइंडनेस। उससे पहले तक इसका नाम था व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। ठीक है। हमने कल बात की थी कि ये पेट्रार्कन सोनेट में लिखी गई है, जिसमें 14 लाइन्स होती हैं और ये उसमें आयम्बिक पेंटामीटर है। ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। ये रिलीजियस पोएम है, धार्मिक पोएम है। इसमें पैथोस को व्यक्त किया गया है और इसमें बिलीव इन गॉड कहा जाता है कि भगवान में ट्रस्ट करें, उसके इन गॉड्स वे, जो भगवान के तरीके हैं उसमें विश्वास करें, भगवान के आदेश को आप माने और उसको अपने आप को पूरा समर्पित कर दें। रिज़ाइन योर सेल्फ टू अलमाइटी गॉड, भगवान को आप समर्पित कर दें, वो जो करेगा आपके लिए अच्छा करेगा। ये सब बातें कल हुई थी और ये शॉर्ट में मैंने आपको थोड़ा बता दिया। अब मैंने कुछ इसके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए बनाए हैं, उनको दोस्तों मैं पीपीटीज के थ्रू आपको बता देता हूँ। मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि क्वेश्चंस उसी में से आने चाहिए, क्योंकि मैंने बताया भी था कि वो टेक्स्ट में से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। तो उसी से रिलेटेड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए जिनसे आप एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब तक जो आए हुए हैं वो तो आपके सॉल्व हो ही जाएंगे, और आई होप कि इन फ्यूचर भी जो पेपर आपका होगा उसके भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है। तो हियर वी गो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कल हमारी पोएम थी, 14 लाइन्स की पोएम थी, सोनेट था, पेट्रार्कन सोनेट। और ये आ गए आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द पोएम। देखिए, ओरिजिनल नेम था इस पोएम का व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। इट वॉज रिटन इन 1655। ऐसा ना, ये थोड़ा सा ऐसा यूनानिमस बात तो नहीं है, इसमें थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं 65 में लिख दी, 1652 में लिख दी थी। कुछ लोग कहते हैं नहीं, जब कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गया, जब उसको लग गया कि ब्लाइंड हो चुका मैं, उसके बाद इसने पोएम लिखी है। और ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि 1655 में लिखी गई। हालांकि इस सोनेट को फर्स्ट पब्लिश किया गया मिल्टन 1673 पोएम्स में। और इस पर क्वेश्चन आया भी ग्रेड फर्स्ट संस्कृत डिपार्टमेंट। ये क्वेश्चन ही पूछा गया है 2020 वाले पेपर में। संस्कृत डिपार्टमेंट का इंग्लिश लेक्चरर का जो 2020 का जो पेपर था,
उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हेन वाज ऑन हिज ब्लाइंडनेस पब्लिश्ड, ऑन हिज ब्लाइंडनेस कब पब्लिश की गई, ये पूछा गया था। तो उसका जवाब होगा 1673 पोएम्स नाम से था मिल्टन की, 1673 पोएम्स उसमें ये पब्लिश की गई थी, और ये ईयर जो था वो 1673 ही था। इन हिज ऑटोग्राफ नोटबुक नोन एज द ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट, इसमें इसमें पोएम्स उसकी, ये सोनेट इसका पब्लिश हुआ था। ही गैव इट द नंबर 19, इन्होंने वैसे अपनी सोनेट का, इन्होंने मैंने कहा था 24 सोनेट लिखे हैं जॉन मिल्टन ने, उसमें इसको नंबर दिया उसने 19। बट इन द पब्लिश्ड बुक, जो बुक पब्लिश हुई ये वाली ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट, इसमें इसका नंबर था 16, ठीक है ना। ओरिजिनली इसने 19 नंबर दिया उसको, बट जब बुक पब्लिश हुई तो वो आगे पीछे करके 16 नंबर पे ये पब्लिश की गई थी। तो सोनेट नंबर 16 है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसका पुराना नाम था व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, जो 1655 में दिया गया। फिर मिल्टन की 1673 पोएम्स में इसको पब्लिश किया गया, ये 16 नंबर में बुक में था। ओरिजिनली इसको जो है नंबर दिया था जो मिल्टन ने 19। अच्छा, इसका जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस नाम दिया गया वो बता रहा था आपको मैं, ये नाम दिया किसने, थॉमस न्यूटन ने। देखिए, थॉमस न्यूटन असाइंड द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इन 1761। 1761 में थॉमस न्यूटन ने इसको नाम दिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस। उससे पहले इसका नाम था व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, एंड इट वॉज रिटन इन ऑलमोस्ट 1655. It was published in 1673 and the name on his blindness was given by Thomas Newton in 1761. Okay guys, it's a Petrarchan sonnet. ये एक Petrarchan sonnet है, इसमें 14 लाइन्स हैं, iambic pentameter में लिखा गया है। इसमें जो वोल्टा है वो 10th लाइन के बाद आता है, ये डिस्कशन कल हो गया था हमारा। इसमें जो वोल्टा है वो 10th लाइन के बाद में आ रहा है। हालांकि इस इटालियन पोनेट जो इसने जो लिखे हैं सोनेट अपने जॉन मिल्टन ने, उसमें खास बात होती है कि जो ऑक्टेव, और खासकर इस पोएम की ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये बहुत अच्छी पोएम है, इसकी मास्टरपीस है एक तरह से। इस पोएम में जॉन मिल्टन ने ऑक्टेव जो होता है ना 8th लाइन, वहीं से शुरू कर दिया उसने सेस्टेट। 8th लाइन की लाइन से ही लास्ट में जाके सेस्टेट शुरू हो जाता है। तो ये खास बात है ऑन हिज ब्लाइंडनेस की। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये पेट्रार्कन सोनेट है, इसका जो राइम स्कीम बताई थी आपको मैंने, वो देखिए। इसकी राइम स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए, अब्बा अब्बा, ये तो ऑक्टेव है ये। और इसके सेस्टेट की अगर हम बात करें तो सेस्टेट है इसका सी डी ई सी डी ई सी डी ई सी डी ई, कीड़े कीड़े, अब्बा अब्बा कीड़े कीड़े, कल बात हुई थी हमारी वाली, ठीक है। अब बात करते हैं, इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। दोस्तों ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ये ऐसी पोएम है जिसमें खुद मिल्टन के बारे में, इसमें बार बार आई प्रोनाउन यूज़ किया गया है, जो मैं जॉन मिल्टन के लिए यूज़ हुआ है। ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म है, सब्जेक्टिव पोएम है। इट इज़ रिटन इन द फर्स्ट पर्सन आई, पहली लाइन में ही है व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट, तो देखो माई आ रहा है, आई आ रहा है, फर्स्ट पर्सन का यूज़ किया गया है। तो ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ये सब्जेक्टिव पोएम है, इसको आप सब्जेक्टिव पोएम भी कह सकते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी कह सकते हैं। और ये आई किसके लिए यूज हुआ है दोस्तों, खुद पोएट के लिए, पोएट हिमसेल्फ। इट मीन्स इट हैज़ बीन यूज फॉर जॉन मिल्टन हिमसेल्फ, ये खुद जॉन मिल्टन के लिए ये यूज़ किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ये एक सब्जेक्टिव पोएम है, पेट्रार्कन सोनेट में लिखी गई है। इसमें 8 लाइन का एक ऑक्टेव है, इसमें 6 लाइन का सेस्टेट है। और बातें करते हैं इसके बारे में, देखो इंपॉर्टेंट बातें। आपको लग रहा होगा यार ये तो सारी इंपॉर्टेंट बातें आ गई, बिल्कुल ये खजाना है, ये कुछ नहीं पढ़ना आपको, केवल ये अगर एक पेज और पोएम आपने ढंग से पढ़ लेना, दैट इज डन, द पोएम इज ओवर। ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस विल बी अपीयर्ड फ्रॉम दीज 1 or 2 पेजेस ओनली। तो इनको अच्छी तरह याद कर लें आप लोग। देखो आप कितनी अच्छी बात है, इट इज़ अ रिलीजियस पोएम, ये एक रिलीजियस पोएम है, ये एक धार्मिक कविता है। इट एक्सप्रेसेस फेथ इन गॉड, इस कविता के माध्यम से
भगवान में भरोसे को जताया गया है कि आपको भगवान पे भरोसा करना चाहिए, उनके आदेश की पालना करनी चाहिए, विदाउट इंटेरोगेशन, विदाउट क्वेश्चनिंग। इट एक्सप्रेसेस पैथोस। चूंकि जॉन मिल्टन अंधे हो जाते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है, तो इस पोएम में उस दुख को शुरू में खास कर बना था ना कि 3 पार्ट हैं इसके, शुरू में उस ग्रीफ को ही इसमें एक्सप्रेस किया गया है। द सोनेट इज रिप्लेट विथ, मतलब फुल ऑफ, इस सोनेट में फुल रूप से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट पैथोस, खूब दुख है इसमें। इट एक्सप्रेसेस डिस्ट्रेस, डिसअपॉइंटमेंट, ग्रीफ, इसमें ये सब दुख और पीड़ा को इस बताया गया है। भगवान में भरोसे को जताया गया है। खास बात क्या है इसको पोएम की, आपके सामने आ रही है। पोएम एंड्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स फेथ इन गॉड्स वे। ये जो पोएम है ये कवि के विश्वास को जताती है भगवान के तरीकों में, कि भगवान जो जो करता है ना वो सब सही करता है, और कवि पोएट जॉन मिल्टन उस भगवान के तरीकों में अपने विश्वास को जताता है, पूरा विश्वास रखता है कि भगवान जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। एक्सप्रेशन ऑफ पोएट्स फेथ इन गॉड्स वे। पोएम इज बिलीव टू सर्व गॉड बेस्ट, वन हु बेयर्स हिज बर्डन बेस्ट। वो है ना, को एक माइल्ड यॉक वाली लाइन आई थी, तो इस पे इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। ये स्कूल लेक्चर 2016 में पूछ लिया, फिर 2014-16 दोनों में पूछा गया था ये माइल्ड योग वाली बात। तो उसमें इन्होंने पूछा कि भाई पोएम क्या मानती है। पोएम ये कहती है कि सर्व गॉड इज बिलीव टू सर्व गॉड बेस्ट, वन हु बेयर्स हिज बर्डन बेस्ट। भगवान की सेवा अच्छी वो करता है जो कि उसके बर्डन को बहुत अच्छी तरह सहन करता है। जो भगवान के वजन, जो पीड़ा, जो कष्ट जो देता है, उसको आपने ढंग से सहन किया है, बिना शिकायत के, बिना कंप्लेंट के, तो आप भगवान के सच्चे सेवक हैं। भगवान आपकी परीक्षा लेता है, और अगर आप उसमें खरे उतरते हैं बिना शिकायत के, बिना गिले शिकवे के, तो आप भगवान के सच्चे भक्त हैं। तो अगर भगवान की सेवा करनी है तो आप उसकी कष्टों को, आप उनको बेयर करें बिना शिकायत के। ओके, फिर आगे देखते हैं हम लोग। सो द थीम ऑफ द सोनेट इज एक्सेप्टेंस एंड सबमिशन। ये इंपॉर्टेंट बात है, एक्सेप्टेंस एंड सबमिशन टू द विल ऑफ वाइज एंड लविंग गॉड। वो जो पहले बात कर रहे थे कि बस इस पोएम की थीम यही है कि आप भगवान की सेवा करे जाओ। वो भगवान बहुत वाइज है, लविंग है, आपको प्यार करता है, बहुत बुद्धि है उसमें। अगर वो कोई कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, वो कष्ट भी दे रहा है, उसमें कुछ भला है, कुछ अच्छा ही है आपकी। कहते हैं ना कि यू शुड बिलीव इन द ऑर्डर ऑफ गॉड, वॉट एवर ही इज डूइंग फॉर आवर वेल बीइंग, बिकॉज ही इज वाइज, ही इज लविंग पर्सन। वो आपका बुरा कर ही नहीं सकता। किसी जो बुराई में भी एक अच्छाई होती है, उसके कोई गलत काम में भी अगर कुछ गलत भी कर रहा है तो कुछ ना कुछ अच्छी बात है उसके अंदर। तो ये कहता है एक्सेप्ट करो, सबमिशन, अपने आप को सबमिट कर दो, सौंप दो अपने आप को टू द विल ऑफ वाइज एंड लविंग गॉड। भगवान की विल के सामने, भगवान की इच्छा के सामने वो जो कर रहे हैं वो सब ठीक ही कर रहे हैं। एम.एच. निकलसन ने इस पोएम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताया है, जो मैं कल बता रहा था। वो कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है ये जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है। मैंने आपको बताया था कि ये पोएम शुरू हो रही है वैन से, वैन आई कंसिडर। वैन एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, फिर बाद में आता है एंड जो होता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं, एंड जिस तरह के एंड और नोर, इनसे कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। तो एक प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है, जिसे एम.एच. निकलसन ने वर्स पैराग्राफ का भी नाम दिया है, जो वैन आई कंसिडर से शुरू होता है। और दे ओनली सर्व, वो जो लाइन है, दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, वो जो लाइन है वो लास्ट लाइन है। वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक पैराग्राफ है, वर्स पैराग्राफ है, जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस में लिखा गया है। ये एनालिसिस करके एम.एच. निकलसन ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में बताया है। वो कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि यहाँ वैन और एंड इनका यूज़ किया गया है, जो बताता है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है। वो ये कहते हैं कि भाई सेंटेंस है तो बेसिक सेंटेंस से शुरू होता है। आई आस्क, पेशेंस रिप्लाइज, मैंने पूछा। आई आस्क फॉन्डली, पेशेंस जवाब देता है। तो ऐसा लग रहा है मान लो कि एक पैराग्राफ की तरह चल रहा है, कोई सेंटेंस चल रहा है। ऑल अदर थिंग्स जनरेट फ्रॉम इट, और बाकी सारी चीज़ें इसी से जनरेट होती हैं, ठीक है ना। फिर बात करते हैं एम.एच. निकलसन। उन्होंने कहा कि एक जो पोएम है ना, ये वर्स पैराग्राफ है, एक वर्स पैराग्राफ है, जो मैं भी आपको समझा रहा था पूरे पैराग्राफ की तरह। हालांकि ये वर्स है, कविता के रूप में तो है, पोएम के रूप में तो, बट एक पैराग्राफ की तरह लिखा गया है। और यहाँ एक टैलेंट शब्द आया, जो जॉन मिल्टन कहता है कि मैंने बर्बाद कर दिया। उसके 2 मीनिंग है, जो मैंने आपको कल कहानी बताई थी लास्ट क्लास में।
टैलेंट मीन्स एक तो मनी है जो लॉर्ड ने अपने 3 सर्वेंट्स को दी थी, और एक टैलेंट का मतलब पोएटिक टैलेंट है ऑफ राइटिंग पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन। तो दोनों इसके मीनिंग है। एक तो मेटाफर के रूप में यूज़ किया गया है जो पोएट्री राइटिंग के लिए है, जो इनबॉर्न है जॉन मिल्टन के अंदर, वो टैलेंट है। और एक ये अल्यूजन है वो मैथ्यू 25 से, देखो आप मैथ्यूज 25 10 10 5 25, मैथ्यू 25 से जो पैरेबल ली गई थी वो एक पर्सन की कहानी ली गई थी कि भाई इसने नौकरों को पैसा जो डिवाइड किया था, बांट के लेके गया था, लास्ट में जब आके वापस पूछता है उससे। तो टैलेंट का मतलब वो भी एक अल्यूशन, एक उदाहरण लिया है उस मैथ्यू 25 से। और एक ये मेटाफर के रूप में भी यूज़ किया गया है। टैलेंट मतलब पोएटिक टैलेंट, पोएटिक स्किल ऑफ राइटिंग पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन, दोनों इसके मीनिंग है। पैरेबल मैंने बताया था आपको, पैरेबल एक मोरल स्टोरी होती है जो ह्यूमन बींग्स के बारे में होती है, जिसका कोई दूसरा एक पैरेलल मीनिंग होता है। 3 बात याद रखो, ये एक मॉरल स्टोरी जो आपको शिक्षा दे के जाती है, और ये मॉरल स्टोरीज किसकी होती है? ह्यूमन बींग्स की, जो आपको कोई ना कोई एक मॉरल शिक्षा देगी, ह्यूमन बींग्स की होती है। और ये पैरेलल मीनिंग, इसका एक दूसरा मीनिंग साथ में निकल के आता है। उस कहानी जो शिक्षा मिलती है उससे आपको किसी और चीज़ से कनेक्ट करते हो, एक पैरेलल मीनिंग निकालते हो। सेम ऐसे ही एक मॉरल स्टोरी होती है जिसका भी पैरेलल मीनिंग होता है, बट वो जानवरों के ऊपर होती है, वो एनिमल्स पे होती है, बर्ड्स पे होती है। जैसे उसका मतलब होता है फेबल, उसे फेबल कहा जाता है। ये मॉरल स्टोरी बर्ड्स और एनिमल्स की, जिसका एक पैरेलल मीनिंग होता है, जिसे आप लोग फेबल कहते हैं। जैसे ईसॉप की जो फेबल्स हैं वो बहुत फेमस हैं, जो कहानियाँ होती हैं जानवरों की, पक्षियों की, जिससे आप शिक्षा मिलती है। चाहे वो प्यासे कौवे की कहानी हो, चाहे वो लायन एंड माउस की कहानी हो, चाहे वो किसी भी जानवरों की कहानियाँ हो, ग्रेप्स और वो फॉक्स की कहानी हो, तो ये सब फेबल्स हैं। पैरेबल में ह्यूमन बींग्स की कहानी होती है, फेबल में एनिमल्स और बर्ड्स की कहानी होती है, जिससे आपको मॉरल एक टीचिंग मिलती है और एक पैरेलल मीनिंग निकल कर आता है। तो यहाँ पर भी एक पैरेबल यूज़ की है मैथ्यू 25 से जॉन मिल्टन ने। टैलेंट का एक मतलब हो सकता है ये वाला, 2 मतलब आप निकाल सकते हैं इस पोएम में टैलेंट शब्द से। फिर आगे बढ़ते हैं हम। जॉन मिल्टन यूज 2 वेरी इफेक्टिव डिवाइसेज इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जॉन मिल्टन ने 2 बहुत ही खूबसूरत पोएटिक डिवाइसेज यहाँ यूज़ किए हैं, एक तो पर्सोनिफिकेशन और एक अल्यूशन। उसने अब उदाहरण दिए हैं, टैलेंट वाला उदाहरण ले लिया। फिर हम बात करें वो जो डे लेबर वाली बात है वो भी बाइबल से है। तो बहुत सारे अलग अलग, जॉब की बात है उसके अंदर। जॉब जब कहता है कि भाई हमने भगवान ने जो कुछ दिया है उसने दिया है, तो ले भी लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसे अलग अलग अल्यूशंस यूज़ किए हैं जॉन मिल्टन ने बाइबल से और कई जगहों से, खासकर बाइबल से। और उसने पर्सोनिफिकेशन किया है, जैसे कि हम बात करें पेशेंस को उसने पर्सोनिफाई किया। तो 2 बहुत खूबसूरत इसने वहाँ पे यूज़ किए हैं डिवाइसेस, एक तो एलिगरी और एक पर्सोनिफिकेशन। एलिगरी मतलब कोई कहानी जिसका आप एल्यूजन उठाते हैं वहाँ से। एक स्टोरी होती है जिसमें कुछ इवेंट्स और कुछ कैरेक्टर्स, कुछ घटनाएं, कुछ व्यक्ति लोग होते हैं, स्टैंड फॉर सम अदर सिचुएशन एंड पीपल, जो आपको वो कहानी उन लोगों की होती है बट वो दूसरे लोगों को व्यक्त करते हो। और एक इसमें पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ किया गया है, जैसे पेशेंस वाला, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। तो यहाँ जो पेशेंस वाली बात है उसको उसने पर्सोनिफाई किया है, तो ये भी एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर देखना आप इसमें जो लास्ट लाइन थी उसमें आया था वर्ड स्टैंड एंड वेट। ऐसे मैंने कहा ना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो लाइन्स हैं उनको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। स्टैंड एंड वेट ये एक बिब्लिकल रेफरेंस है, बाइबल से लिया गया है। स्टैंड एंड वेट के 2 काम हैं, मतलब 2 लोग हैं स्टैंड एंड वेट। एक तो वो था कि जो खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं, इस लाइन में पैराडॉक्स और लास्ट लाइन है पोएम की। तो वो कहता है पोएट यहाँ पे कि भाई 2 प्रकार के एंजल्स हैं, 2 प्रकार के लोग हैं भगवान की सेवा करने वाले। एक वो लोग जो भाग भाग कर सेवा करते हैं बहुत स्पीड से, पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, और बहुत स्पीड से काम करते हैं, वो भी भगवान की सेवा करते हैं। दे ऑल्सो सर्व टू गॉड। और वो लोग जो है ना वो एक तरह से एंजल्स हैं और भगवान जो है ना वो किंग्स ऑफ किंग है, वो किंग ऑफ किंग्स है, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स है, एंड ही हैज़ थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स टू सर्व हिम। उसे कोई चिंता की फ़र्क नहीं है कि अगर जॉन मिल्टन उसकी सेवा ना कर सके, जो कि अंधा भी हो गया है, क्योंकि वो तो कहता है कि भाई जो लोग केवल चुपचाप स्टैंड खड़े रहते हैं और वेट करते हैं उसके आदेश का और पालना करते हैं, सबमिशन करते हैं, वो लोग भी उसके अच्छे सेवक हैं, बेस्ट सर्वेंट हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंजल्स, एंजल्स ऑफ एक्शन और एंजल्स ऑफ कंटेम्पलेशन। वो कहता है कि 2 प्रकार के उसके सेवक हैं, एक तो एंजल्स जो एक्शन, जो काम करते हैं, और एक कंटेम्पलेशन जो चुपचाप चिंतन मनन करते हैं, स्टैंड खड़े रह करके इंतजार करते हैं और चिंतन मनन करते रहते हैं, मेडिटेशन करते रहते हैं। एक तो
एंजल्स ऑफ एक्शन जो कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ गॉड, जो भगवान के ऑर्डर को कैरी आउट करता है, पालन करता है। और एक वो लोग होते हैं जो केवल कंटेम्पलेशन करते हैं, मतलब मेडिटेशन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, वो ध्यान में रहते हैं, भगवान के आदेश का इंतज़ार करते हैं और तब तक वो चुपचाप खड़े रहते हैं, इंतज़ार करते हैं, चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। कोई शिकायत भगवान से वो नहीं करते कि भगवान आपने हमें मौका क्यों नहीं दे रहे। स्टैंड एंड वेट, वो केवल चुपचाप खड़े रह के वेट करते हैं भगवान के आदेश का। तो ये जो पोएम आप पढ़ रहे हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये एक्चुअली एपिटोमाइजेज है, एक समरी है, एक जिस्ट है मिल्टन की कविताओं का। मिल्टन की लगभग हर पोएम में, हर सोनेट में आपको यही बात मिलेगी जो इस कविता में है कि गॉड के वे में, उसके ऑर्डर में, उसकी बुद्धिमानी में मिल्टन को कोई शक नहीं है। वो हमेशा भगवान के रास्तों में भरोसा करता है, भगवान के जजमेंट में भरोसा करता है और वो उनके आदेश को विदाउट एनी क्वेश्चन वो एक्सेप्ट करता है। तो ये उस कविता का ये जिस्ट है। इस कविता का जो जिस्ट है वो उसकी हर कविता का जिस्ट है एक्चुअली में। इसने हर पोएम में यही बात कही है। तो ये एपिटमाइजेज है द जिस्ट ऑफ मिल्टन्स पोएट्री, मिल्टन की पोएट्री का इसमें जिस्ट, इसमें निचोड़ है। मिल्टन वॉज बाई नेचर अ रेबल, मिल्टन वैसे देखो बाई नेचर रेबल था। ये कहा भी जाता है कि मिल्टन वॉज अ रेबल, वो एक क्रांतिकारी था। वो व्यवस्थाओं के खिलाफ जंग लड़ता था, वो विरोध करता था, चाहे फिर वो वहाँ का, आपको ध्यान हो कि वहाँ पर जो किंगशिप चलती थी, राजा का जो शासन चलता था, जो समय जो राजा थे किंग चार्ल्स फर्स्ट, तो उनके आदेशों की पालना नहीं करते थे और उनके राज्य को वो ये स्वीकार नहीं करते थे और ये गए डेमोक्रेसी की तरफ। ओलिवर क्रॉमवेल के साथ गए और उन्होंने वहाँ जो सरकार बनी, कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट बनी उनकी, उसमें इन्होंने काफ़ी टाइम तक सिविल सर्विस भी की। तो रेबल थे ये, कविताओं में भी ये क्रांतिकारी थे। तो ये क्रांति उन्होंने दिखाई भी यहाँ पे जब भगवान से क्वेश्चनिंग की उन्होंने, एक जगह क्वेश्चन किया उन्होंने, डथ गॉड एग्जैक्ट, क्या भगवान मांग करता है क्या द डे लेबर, जो जिसकी आंखें छीन ली गई हैं, क्या उससे भी वो दिन के मेहनत की डिमांड करता है क्या? ये क्वेश्चनिंग करते हैं वो। तो रेबल हैं, हालांकि बाद में वो पेशेंस आकर के उस बात को थोड़ा सा वो पूर्ति कर देता है और वो अपने आप को रिजाइन कर देते हैं, बट एक बार तो क्वेश्चनिंग होती है। ही ऑलवेज इंटरोगेट्स द रोल ऑफ गॉड, वो अपनी लगभग सभी कविताओं में भगवान के रोल को इंटरोगेट करते हैं, प्रश्न उठाते हैं उसके ऊपर और बोलते हैं। इस कविता में उन्होंने बोला, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, जिसकी आंखों की रोशनी छीन ली गई हो, लाइट डिनाइड, क्या उससे भी भगवान कठिन मेहनत की, दिन में जो काम होते हैं, जो दिन में रोशनी में जो काम हो सकते हैं, जिन आंखों से जो काम हो सकते हैं, क्या उन कामों की डिमांड वो करते हैं क्या गॉड? ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये कविता जो है, कहते हैं कि भाई उनकी पूरी फिलॉसफी की एक तरह से समरी है, जिस्ट है, एपिटमाइज है। अब देखिए, ऑन द अदर हैंड ही प्रोफेस टू सर्व गॉड, एक तरह से बात करता है, भगवान से क्वेश्चन करता है, फिर अगली बार वो भगवान को प्रोफेस करता है, भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक रहता है। देयरफॉर लॉजिक रीजन ऑलवेज सप्रेस्ड हिज नेचुरल फीलिंग्स ऑफ रिवोल्ट, हालांकि वो रिवोल्ट तो करना चाहता है, बट उसके परिवार में, उसके ख़ानदान में, उसका उस समय जो माहौल था, वो सब भगवान की आराधना और पूजा और वर्शिप और डिवोट होना ही डिमांड करते थे। तो वो अपने रिवोल्ट को थोड़ा दबा लेता है, अपनी क्रांति को थोड़ा सा, वो फीलिंग्स को, नेचुरल फीलिंग्स ऑफ रिवोल्ट, उनको थोड़ा सप्रेस्ड कर देता है, थोड़ा सा वो दबा लेता है। दिस पोएम इज अगेंस्ट मिल्टन्स टेम्परामेंट, एक तरह से उसका जो टेम्परामेंट था रेबलनेस का, रिवोल्ट का, उसके थोड़ा खिलाफ भी है। द रीज़न फॉर मिल्टन्स ब्लाइंडनेस वॉज इज ओवर स्ट्रेनिंग द आई साइट, बिल्कुल सही बात है, मैं कल बता रहा था आपको लास्ट क्लास में कि उन्होंने अपनी आंखों पे ना कुछ ज़्यादा ही जोर दे दिया था पढ़ाई में, लिखाई में, तो इससे इनकी नज़रें जो है वो ख़राब हो गई। ही कैप्ट स्टडिंग टिल मिडनाइट, मैं मेंशन भी कर रहा था पहले आपको कि देर रात तक ये पढ़ते थे। ही बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड इन 1652, तो 1652 में कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए एट द एज ऑफ 44, ये इंपॉर्टेंट बात है। एट द एज ऑफ 44 ही बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड इन 1652, और इसी के बाद इन्होंने पोएम लिखी है, ठीक है ना। देखिए, मिल्टन वॉज अ क्लासिकल पोएट, एक्चुअली क्लासिकल पोएट था। ये अंधा क्यों हुआ? पढ़ना पड़ता था इनको बहुत ज़्यादा। पढ़ना क्यों पड़ता था?
क्योंकि क्लासिकल पोएट था, और क्लासिकल पोएट जो ना पढ़ाई लिखाई में बहुत वो विश्वास करते थे कि हमें बहुत परफेक्ट लिखना है, अच्छा लिखना है, बहुत गज़ब लिखना है जो अच्छे लोग पढ़ सकें, कॉमन लोगों के चाहे वो ना पढ़ पाए कोई दिक्कत नहीं, बट ये बहुत स्टैंडर्ड जो है वो लिखते थे। ही बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ए लर्नेड पोएट, कि पोएट को ना विद्वान होना चाहिए, हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, लर्नेड होना चाहिए हो, तो उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा तो आंखों पे स्ट्रेस आ सकता है। सिंस ही बिकेम ब्लाइंड, और इसी वजह से वो अंधा हो गया, ही कुड नॉट कंटिन्यू स्टडीज, पढ़ाई भी नहीं कर पाया, देयरफॉर ही वाज मोर सोरफुल, क्योंकि उस समय लर्नेड पोएट होते थे, ये पढ़ नहीं सकता था, उसको बड़ा दुख हुआ, और जो बाकी लोग थे उनसे ज़्यादा इनको दुख हुआ, यार मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। मिल्टन ने फिर भी 24 सोनेट्स लिखे, जिसमें से इंग्लिश में 19 थे और इटालियन लैंग्वेज में इन्होंने 5 सोनेट लिखे। 19 + 5 = 24, 24 सोनेट्स इन्होंने लिखे, ठीक है। फिर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, इस पोएम में 3 स्ट्रक्चर हैं, पहले ग्रीफ, फिर क्वेश्चनिंग और रेजिग्नेशन। आई मीन टू से यू कैन डिवाइड दिस पोएम इन 3 पार्ट्स, इसमें 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में जब शुरू में वो बात करता है तो बात ग्रीफ, दुख, अपने पैथोस को, सोरो को वो व्यक्त करता है, बिकॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, अंधा हो गया इसलिए दुख को व्यक्त करता है। दूसरे में वो क्वेश्चनिंग करता है, भगवान से प्रश्न पूछता है, डथ गॉड एग्जैक्ट द डे लेबर लाइट डिनाइड, कि जिनकी आंखें छीन ली गई, क्या उनसे वो कठिन मेहनत की, पढ़ाई की, कविता लिखने की उम्मीद करता है क्या भगवान, क्वेश्चनिंग करता है। फिर उसको पेशेंट जब जवाब देता है तो फिर वो अपने आप को वापस से रिज़ाइन कर देता है, रेजिग्नेशन कर देता है, वो अपने आप को सौंप देता है भगवान को। तो लास्ट पार्ट है इसका, जो लास्ट लाइन है उसमें रेजिग्नेशन है लास्ट के कुछ लाइन्स में, और वो कहता है लास्ट लाइन, दे ऑल्सो सर वो ओनली स्टैंड एंड वेट, वो भी भगवान की सेवा, सच्ची सेवा करते हैं, जो केवल खड़े रहते हैं और भगवान के आदेश का वेट करते हैं, ठीक है। तो ये इसके पोएम के पार्ट्स हैं, आगे बढ़ते हैं। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, ये जो पोएम है इसका क्या मीनिंग है, तो देखिए इट इज़ अ रिटोरिकल क्वेश्चन टू गॉड, जो मैंने बताया था आपको कि ये रिटोरिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब इस क्वेश्चन में ही है, क्या भगवान उम्मीद करता है क्या कठिन मेहनत करने की, जो अंधे हो गए, जिनको भगवान ने ताकत नहीं दे रखी, बिल्कुल नहीं करते हैं, वो तो वाइज हैं, लविंग है, वो कैसे कर सकते हैं ऐसे। इस प्रश्न का जवाब श्योर पता है, लेकिन ऐसे लिटरेचर में लोग पूछते हैं, इसको हम रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं, जिनके जवाब हमें पता होते हैं। ये जो क्वेश्चन होता है उससे उल्टा जवाब होता है, और वो पता भी होता है हमारे को। इट शोज मिल्टन वॉज अ रेबल, इससे पता चलता है कि वो रेबल थे, वो विरोधी थे, वो क्रांतिकारी थे। ही आस्क्ड गॉड इफ ही डिमांड्स टू डू डे लेबर और हार्ड वर्क ऑफ राइटिंग पोएम्स, कि क्या भगवान राइटिंग पोएम लिखने की उनसे जो कठिन मेहनत होती है, क्या वो उनसे उम्मीद करते हैं भगवान। बाय ए ब्लाइंड पर्सन, जो अंधा हो गया व्यक्ति, क्या उससे उम्मीद करते हैं। एक लाइन थी उसके बाद, आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। आई फॉन्डली फुलिशली आस्क, बट पेशेंस आता है बीच में, उसने क्वेश्चन गलत पूछा जॉन मिल्टन ने, पर तभी पेशेंस आता है बीच में और वो फिर जवाब देता है सून रिप्लाइज। ये क्या लाइन है, क्या मतलब है इसका, तो समझिए इसको आप, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए इसको भी एक्सप्लेन कर दिया है। द स्पीकर अक्यूजेज हिमसेल्फ ऑफ बीइंग इडियट, फॉन्डली है ना, फुलिशली, एक तो अपने आप को इडियट कहता है कि यार मैं बेवकूफ़ हूँ जो भगवान जैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। फॉर इवन थिंकिंग दिस क्वेश्चन, कि मेरे दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा है, ये भी एक बड़ी गलती है मेरी। द स्पीकर इज़ अबाउट टू मर्मर, स्पीकर यहाँ एक मर्मर करने वाला है, बड़बड़ाने वाला है, शिकायत करने वाला है, वो कहने वाला है, क्या कहने वाला है, क्या शिकायत करने वाला है, देखिए। Complaint is foolish question about whether God would be so cruel as to make impossible demands of work, but then his patience step in to stop him. तभी उसका पेशेंस बीच में आता है, उसको स्टॉप करता है कि नहीं भैया, भगवान से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, भगवान जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, उसके ऊपर भरोसा करो। और देखो ये इसी लाइन का जवाब भी इस तरह से आता है, एक जीसस क्राइस्ट की ये लाइन है जी। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा दोस्तों, ऑल मैन शुड लेबर वाइल इट इज़ लाइट। ये उनको समझ में आ गई जॉन मिल्टन को, कि जीसस क्राइस्ट ने खुद ने कहा है ऑल मैन शुड लेबर वाइल इट इज़ लाइट, कि सभी लोग मेहनत करेंगे, काम करेंगे व्हेन इट इज़ लाइट, जब रोशनी होगी। रात को तो सोना है, आराम करना है, रात काम करने के लिए नहीं होती, वो सोने के लिए होती है, दिन होता है काम करने के लिए। इसका एक मेटाफोरिकल आप अर्थ क्या निकाल सकते हैं कि भाई लाइट मतलब रोशनी, जिनके रोशनी होती है, जिनको भगवान आंखें देता है ना, केवल वही तो कविताओं लिखने काम कर सकते हैं, पढ़ने लिखने काम कर सकते हैं, बाकी कैसे करेंगे। तो
जब जीसस क्राइस्ट की बात उसने पढ़ी, जब समझी, तो फिर उसको भरोसा हो गया कि इट मीन्स गॉड कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ ब्लाइंड पर्सन, कि भगवान जो है वो ब्लाइंड पर्सन से काम करने की उम्मीद नहीं कर सकता, वो उम्मीद वो नहीं करेगा। ठीक है ना, गॉड कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ ब्लाइंड पर्सन। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई कि ये पोएम है किस बारे में, क्या है और कहाँ से क्वेश्चन पूछना है, एक एक बारीकियाँ आपको पता चल रही होंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिल्टन वॉज अ रिलीजियस पुरिटन पोएट। पुरिटन मतलब वही जो धर्म को मानते हैं, रिलीजियस पुरिटन पोएट है। एंड इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर अ रिलीजियस पोएट टू क्वेश्चन द वेज ऑफ गॉड। और एक रिलीजियस पर्सन के लिए उचित नहीं माना जाता है, अप्रोप्रिएट नहीं होता कि वो भगवान से क्वेश्चन करे, ठीक है ना, भगवान के सामने प्रश्न उठाए उसके तरीकों में, और वो कहीं ना कहीं भगवान के तरीकों में जो विश्वास ना करे, ये रिलीजियस पोएट से उम्मीद नहीं की जाती। ही शुड हम्बली फॉलो गॉड्स कमांड लाइक जॉब। उसे तो भगवान का आदेश की पालना करनी चाहिए, जैसे कि जॉब कहता है। जॉब क्या कहता है, उसकी देखो एक पोएम है ये वाली, जो लाइन कहता है वो नेग, बहुत अच्छी लाइन है, आपको मजा आएगा, इसको ना याद कर सकते हैं, इसको कहीं यूज़ भी कर सकते हैं। तो जैसे लोग हिंदी में डायलॉग मारते हैं, आप ऐसा ना इंग्लिश में डायलॉग मार सकते हैं। नेग्ड आई केम फ्रॉम माई मदर्स वूम, naked I came from my mother's womb and naked shall we return, shall I return। क्या कहता है वो, naked I came from my mother's womb, मैं अपनी माँ के गर्भ से नंगा ही तो आया था। सब नंगे ही आते हैं, कोई आभूषण, कपड़े, पैसा ये लेकर नहीं आते हैं। हम माँ के पेट से तो नंगे ही पैदा होते हैं, कुछ लेकर नहीं आते हैं। एंड नेक्ड शैल आई रिटर्न, और जब जाते हैं तब भी तो यही होता है, आपके शरीर के से लगभग सभी कपड़े, सोने चांदी सब निकाल लिए जाते हैं, कुछ भी साथ में नहीं दिया जाता है। खूब देखा होगा आपने, यू मे हैव सीन। द लॉर्ड हैथ गिवन, भगवान ने दिया है, एंड द लॉर्ड हैथ टेकन अवे, और भगवान ने हमसे ले लिया है। जब देने वाला वो है, तो उसने जब ले लिया वापस, तो काहे का दुख होना भैया, क्यों दुखी हो रहे हो, वही देने वाला है, वही लेने वाला है। द लॉर्ड हैथ गिवन एंड द लॉर्ड हैथ टेकन अवे। जब ये बात समझ में आई जॉन मिल्टन को, तो उसने अपने आप को रिजाइन कर दिया भगवान सामने कि भगवान ठीक है, ब्लेस्ड विद द नेम ऑफ द लॉर्ड, बस आप तो भगवान का नाम लेते रहो, प्रभु का नाम जपते रहो, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उसी का आप आशीर्वाद लेते रहे, भगवान का नाम से अपने आप को ब्लेस्ड समझें कि भाई जो ठीक है बस यही अच्छा है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, भगवान की प्रशंसा करते रहो, वो जो करेगा सब सही करेगा, उस पर भरोसा रखो। इस तरह से जॉब जो कहता है उसी बात को विश्वास करता है जॉन मिल्टन भी, ठीक है ना। तो इस तरह से आई होप कि आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। और थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखिए आप, हालांकि वैसे तो पूरी पोएम ही क्लियर हो गई होगी आप लोगों के। देखिए, अभी इसी जगह है ना, जॉब की जो बात है उसी में देखना आप, ये लास्ट लाइन है जो उसके ना, वो दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, दोज हु बेस्ट बेयर इज माइल्ड यॉक, जो उसके माइल्ड यॉक, जो उसके भगवान के जो ऑपरेशंस, जो शोषण है, उसकी जो सफरिंग्स हैं, जो पेन जो वो आपको देता है, वो आपको प्यार करता है, वो इसको जो ये कंट्रोल है, जो उसके ये पावर हैं, ये माइल्ड हैं, ये कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है, माइल्ड यॉक। और वो लोग जो इस माइल्ड यॉक को बेयर करते हैं विदाउट एनी कंप्लेन, सर्व हिम बेस्ट, वही भगवान की सच्ची सेवा करते हैं। दिस इज टू से, जैसे कह सकते हैं, टू फॉलो गॉड्स कमांड विदाउट इंटरोगेशन, आपको बिना इंटरोगेशन के भगवान के आदेश की पालना करनी चाहिए। इन अ हम्बल वे, बिल्कुल हम्बल तरीके से, टू सर्व गॉड, ताकि आप भगवान की सेवा कर सकें, ठीक है ना। चुपचाप उनके आदेश की पालना करते रहो बिना इंटरोगेशन के। अकॉर्डिंग टू मिल्टन, वन बेस्ट सर्व गॉड बाय सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली। विल यानी इच्छा, जो भगवान की इच्छा को क्वाइटली, चुपचाप सबमिट करता है, आदेश की पालना करता है, वो उसका बेस्ट सर्वेंट होता है। ये स्कूल लेक्चर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप कि आपको पूरी बातें इस पोएम के बारे में समझ में आ गई होंगी।
हालांकि दोस्तों मैंने थोड़ा और भी, ये तो देखो ये पोएम का टेक्स्ट पूरा पढ़ लो, याद कर लो, एक एक लाइन को समझ लो और याद कर लो लाइन को। मैं तो कहता हूँ कि लाइन्स भी अगर याद हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि कई बार वो लाइन उठा के पूछ लेता है ये लाइन किस पोएम की है, तो आप उन लाइन्स को भी लर्न ही कर लें। खासकर जो इंपॉर्टेंट लाइन है, दे ऑल्सो सर्व वाली, डथ गॉड एग्जैक्ट, और उस शुरू वाली वैन आई कंसिडर, ठीक है ना, और पेशेंस वाली बट पेशेंस, ठीक है। ये 5-7 लाइनें तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो काफ़ी इमोर्टल हैं, ठीक है ना, तो उनको तो आप लर्न कर ही लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने थोड़ा वो समझाया, मैं अब आपको मेन चीज़ समझ में आ गई होगी, बट मैंने पीपीटीज बना रखी हैं, उसको भी आप पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ उसमें क्या क्या दे रखा है, ठीक है ना, उसको आप PDF के रूप में भी आपको मिल जाएंगी। बाकी मुझे लग रहा है इससे आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको सारे एग्जाम में आए हुए, और बाकी जो थोड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे उन सबको। पर और दो क्या क्या दे रखा है मैंने, उसमें देख लीजिए एक बार आप। ये जॉन मिल्टन है, इनके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जॉन मिल्टन जो थे वो 1608 में पैदा हुए, ठीक है ना, 1608 में पैदा हुए हैं और 1674 तक थे। इनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पूछता नहीं है, मैं आपको टू बी फ्रैंक बता दूँ, ऑनेस्टली बताऊँ तो ये ज़्यादा पूछता नहीं है कि भाई कौन पोएट है, पोएट का जन्म कब हुआ, कहाँ पढ़ा, किस किस से शादियाँ हुई, कितने बच्चे पैदा किए उसने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा मत करो, आप तो केवल पोएम को याद करो, पोएम के टेक्स्ट को याद करो, उसके स्ट्रक्चर, उसकी लाइंस, उनके मीनिंग्स, उनके कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए हैं, और वो पोएम कब पब्लिश हुई, और ये थोड़ा बहुत देख लें आप लोग किसने पब्लिश की, ये थोड़ा बहुत आ सकता है। बाकी बहुत ज़्यादा मिल्टन या पोएट के बारे में नहीं पूछेगा। एज़ फार एज आई थिंक फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, जो 2011 से जब तक पेपर हुए हैं उनको एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बातें बता रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं ही जॉन मिल्टन हूँ, जॉन मिल्टन, लेकिन नहीं, जॉन मिल्टन ये है, ठीक है। तो जॉन मिल्टन जो है उनके बारे में फिर भी थोड़ा ब्रीफ हम लोग पढ़ लेते हैं, बहुत जल्दी देख लीजिए आप लोग। जॉन मिल्टन 9 दिसंबर 1608 को पैदा हुए। इनके जो फादर थे उनका नाम था जॉन, इनकी माँ का नाम था सारा। इनके फादर ना स्क्रिवेनर थे, अच्छा काम चलता था। स्क्रिवेनर जो लिखते हैं, जो स्क्राइब करते हैं, ये लिखने पढ़ने का काम करते थे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह करते थे, ये काम था इनका। इन्होंने 1620 में 12 साल की उम्र में ये स्कूल गए, ठीक है ना, सेंट पॉल स्कूल में ये गए। बहुत ज़्यादा इसको डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा आप देख लें। और कॉलेज में 1625 में गए, फिर वहाँ सस्पेंड भी कर दिया गया, रिवॉल्ट थे ना, तो ये रेबल थे, तो इनको निकाल दिया स्कूल से। इन्होंने मॉर्निंग करके एक पोएम लिखी। इन्होंने ग्रेजुएशन या जो पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, पढ़ाई इनकी कॉलेज यूनिवर्सिटी जो पढ़ाई थी वो 1632 में पूरी हो गई। फिर उन्होंने कॉमर्स नाम से एक पोएम लिखी। इन्होंने और भी कुछ पोएम्स लिखी, जैसे लिसिडस लिखी। इन्होंने यूरोप का टूर किया 1638 में। ये घूमने फिरने लग गए, राजनीति में लग गए। वो कह रहे हैं कि पोएटिक टैलेंट को थोड़ा वेस्ट किया इन्होंने कुछ सालों तक, तो ये घूमने चले गए इटली, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस, पता नहीं कहाँ कहाँ, ठीक है। उसके बाद इनका एक दोस्त था जो एक्सपायर हो गया, तो इन्होंने एलिजी लिखी। फिर उन्होंने पॉलिटिकल में घुस गए, तो वहाँ की राइटिंग इन्होंने कविता लिखना जाए पॉलिटिकल राइटिंग लिखना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने, ये भी एक पॉलिटिकल होता है, एरोपैगेटी का, 1644 में ये इन्होंने एक पोएम लिख दी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने, एक घटना हुई, चार्ल्स फर्स्ट मारे गए, एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। तो जब वो मारे गए 1640 में, तो जो ओलिवर क्रॉमवेल थे उसके साथ में लग गए, सिविल सर्विस ज्वाइन कर ली, और ये कई सालों तक फिर ये राजनीति में लगे रहे। और फिर 1652 में इनकी लूजेस साइट, ये इनकी नज़रें चली गई एट द एज ऑफ 44। ग्लूकोमा नाम की इनको डिजीज़ हुई, और धीरे धीरे इनकी आंखों की नज़रें, आई साइट जो थी इनकी वो चली गई। फिर देखो, आंखें जाने के बाद इन्होंने ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस लिखी, और इनका जो मास्टरपीस था 1667 में इन्होंने ये लिखा, पैराडाइज लॉस्ट। जो मास्टरपीस है पैराडाइज लॉस्ट, एक शानदार एपिक है, इंग्लिश में गज़ब का इसका नाम है। इसका मतलब ये कह सकते हो, देखो इस बारे में कहा भी ड्राइडन ने क्या कहा, दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू। जो एंशिएंट थे, पुराने जो क्लासिकल पोएट थे और जो अब के थे, ये उन सब से काट कर आगे चला गया, बहुत आगे चला गया पैराडाइज लिखने के बाद। और ये अंधे होने के बाद लिखा है इन्होंने। अंधे तो 1652 में हो गए थे, 1667 में लिखा। पैराडाइज रिगेन्ड एंड सैमसन एगोनिस्ट 1671 में, ये भी इन्होंने एक पोएम लिखी।
और ये दोनों जो थे ना एक साथ एक ही उसमें आए, पैराडाइज रिगेन और सैमसन एगोनिस्ट। फिर देखिए ये कुछ इनकी पोएम्स थी, और फिर जॉन मिल्टन 1674 में चले गए। इनको बाद में सेंट गाइल्स चर्च में इनको दफना दिया गया, ठीक है। और वेस्टमिंस्टर एबे में बाद में इनका एक वो मेमोरियल भी बनाया गया, जहाँ सारे बड़े बड़े पोइट्स जो इंग्लैंड के हैं उन सब का मेमोरियल बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह इनका जीवन खत्म हुआ। अब ये समरी है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, जो मैंने आपको समझा दिया है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको पढ़ाना चाहिए दोबारा। आई होप कि पूरी पोएम आपको समझ में आ गई है, ठीक है ना। ये पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है ये बहुत अच्छी पोएम है, मिल्टन की बेस्ट पोएम में से मानी जाती है, ठीक है। और इसमें इनर वॉइस है मैन की, रिजाइन हिमसेल्फ, जो अपने आप को समर्पित कर देता है एंटायरली टू गॉड एंड डिपेंड्स ओनली ऑन हिज मर्सी एंड जस्टिस। भगवान की मर्सी, दया और जस्टिस, न्याय के ऊपर पूरा वो भरोसा करता है। इस तरह से इस कविता के बारे में बताया गया है। और फिर मैंने आगे बताया कि कविता में क्या क्या चीज़ें इसमें दे रखी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा इसको पढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है ना। आई होप कि पूरा आपको समझ में आ ही गया होगा। ये सब इस कविता के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। क्या क्या हुआ इस कविता में, क्या क्या है, पहले लाइन में क्या है, सेकेंड लाइन में क्या है, तो वो आप समझ लेना। मेरे हिसाब से पोएम ख़त्म हो गई। जो मैंने आपको शुरू समझाया ना वो इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप इसकी जो PDF आपको अवेलेबल है वो जो मिल गई होगी उसको आप पढ़ लें, उसको आप समझ लें, ठीक है ना। और उसके बेस पर आप क्वेश्चन करेंगे। मैं जब आप क्वेश्चन करने बैठे ना, मेरा जो अगला वीडियो आप क्वेश्चन वाला वीडियो देखें उससे पहले आप इसको वापस एक बार वीडियो को सुन लें, और अपना जो पूरा PDF आपके पास अवेलेबल है उसको एक बार आप माइन्यूटली पढ़ लें, समझ लें। एक्सप्लेनेशंस भी दे रखी है मैंने, क्या क्या हुआ, कैसे वो अंधे हो गए थे, और क्या क्या पूरी पोएम उसके बारे में है, वो आप देख लें, ठीक है ना। और फिर मैंने ना लाइन वाइज भी बता रखा है इसमें। यहाँ देखो आप, लाइन वाइज समरी भी है। तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना वीडियो के अंदर, उस तरह से वो चीज़ें जो है ना आप लोग यहाँ पर एक पूरा आपके पास लिखने की, आपको लग रहा है यार मैंने लिखे ही नहीं, लिखे हमने लिखा तो है ही नहीं, सर ने लिखवाया तो नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अपना PDF का प्रिंट निकाल लो, अगर आप चाहो तो उसको आप बार बार पढ़ लोगे तो कहीं कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग हैज़ बीन ऑलरेडी रिटन, you are only supposed to read and enjoy the poem, memorize the words, the lines, enjoy the music, nothing else, no need to write, ठीक है गाइज। तो आप तो केवल पढ़ें। हर लाइन का मैंने ऐसे अलग अलग आपको एक्सप्लेनेशन भी इसमें दे दिया है। आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता है, कि उनको पढ़ें। हर लाइन का ऐसे दे रखा है एक्सप्लेनेशन। फिर देखो ये थर्ड और फोर्थ लाइन आ गई। 14 लाइन्स टोटल है हमारी इस पोएम में। 4 और 6 आ गई, 4 to 6। फिर ये वाली आ गई देखो आप, 7 to 8। तो आई मीन टू से सारी पोएम्स इसमें दे रखी हैं, सबके एक्सप्रेशन दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। आप इनको पढ़ लें, समझ लें, याद कर लें, और फिर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। मैं वो कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत मेहनत करें, अच्छी पढ़ाई करें, सबको याद करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, चाओ।